नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। जनवरी की वो रात मुझे आज भी याद है। दिल्ली में ऐसी ठंड मैंने बरसों में नहीं देखी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा इतनी बर्फीली थी कि बंद कमरे में भी रजाई कम पड़ रही थी। घड़ी में रात के 8:30 बज रहे थे। हमारे कमरे में सिर्फ हीटर की हल्की घूं घूं और खिड़की पर टकराती बारिश की बूंदों की आवाज थी। मैं, पिद्दू सिंह, कोने में बैठा मूंगफली छील रहा था। लेकिन अमन अमन बेचैन था। वो अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ था। आंखें छत को घूर रही थी। उसके लिए ये सन्नाटा सुकून नहीं, सजा था। अमन ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पिद्दू, क्या तुम आज शाम को पोस्टमैन से बात करोगे? मैंने कहा, पर मैंने तो उससे बात नहीं की। मैं तो बाहर गया ही नहीं। अमन मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। झूठ मत बोलो बिल्लू। तुम्हारे दाएं हाथ की तर्जनी पर नीली स्याही का एक बहुत ही हल्का निशान है। यह सस्ता स्टैम्प पैड है जो अक्सर सरकारी डाक खानों में इस्तेमाल होता है। और तुम्हारी जैकेट की बाईं जेब थोड़ी भारी है और बाहर की तरफ उभरी भी है, जैसे वहां कोई मुड़ा हुआ लिफाफा रखा हो। मैं हंस पड़ा और जेब से चिट्ठी निकाल दी। मान गए उस्ताद। मामा जी की चिट्ठी थी, सोचा सरप्राइज दूंगा। लेकिन तुमसे कुछ छुपता ही कहाँ है। अमन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के पास गया। उसने धुंधले शीशे को साफ किया। काश अपराधियों का दिमाग भी इतना ही साफ पढ़ा जा सकता। यह बारिश, यह शहर के सारे सुरागों को धो रही है। मुझे डर है कि आज रात कहीं कुछ बुरा होने वाला है। तभी नीचे सड़क पर एक भारी इंजन की आवाज आई। एक चमचमाती हुई लंबी कार, शायद मर्सिडीज या ऑडी, हमारे पुराने गेट के सामने आकर रुकी। अमन की आंखों में एक चमक सी आ गई। लो पिद्दू, हमारी बोरियत का इलाज आ गया। नीचे देखूं। इतनी बारिश में भी उस गाड़ी का ड्राइवर उतरकर पीछे का दरवाजा खोल, आने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़ी मुसीबत में भी है। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज हुई, फिर दरवाजे पर एक सीधी हुई दस्तक। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। उम्र रही होगी करीब 60-65 साल। उन्होंने एक महंगा काला ओवरकोट पहना था। सिर पर हैट थी और हाथी में चांदी की मूठ वाली घड़ी। उनका चेहरा किसी पुराने ग्रीक स्टैचू जैसा सख्त और गंभीर था। ये थे शहर के मशहूर और सख्त जस्टिस खन्ना। वे अंदर आए। मैंने गौर किया कि इतनी भारी बारिश और कीचड़ के बावजूद उनके काले जूते एकदम चमक रहे थे। शायद वे घर के पोर्च से सीधा कार में बैठे थे और कार से सीधा हमारी सीढ़ियों पर। वे धूल और गंदगी से नफरत करने वाले इंसान लग रहे थे। अमन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। तशरीफ रखिए जस्टिस खन्ना। आपके चेहरे की हवाइयाँ बता रही हैं कि मामला कोर्ट का नहीं, कहीं और का है। जज साहब सोफे के किनारे पर बैठ गए, जैसे वे रिलैक्स नहीं होना चाहते। उन्होंने अपने दस्ताने उतारे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अमन साहब, उनकी आवाज़ भारी और कड़क थी, लेकिन उसमें कहीं तो एक दरार सी थी।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी कानून की सेवा में बिता दी। मैंने हजारों मुजरिमों को जेल भेजा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपने ही खून, अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस बुलानी पड़ेगी। अमन ने अपनी डायरी खोली। साहिल, मैंने सुना है वह थोड़ा खर्चीला है, लेकिन क्या उसने कोई जुर्म किया है? जज साहब ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। जुर्म? उसने गद्दारी की है अमन साहब, गद्दारी। उन्होंने बताना शुरू किया। मेरे पास एक बहुत ही गोपनीय फाइल थी, प्रोजेक्ट ब्लू। यह बहुत बड़े रक्षा सौदे से जुड़ी फाइल थी। अगर ये लीक हो जाती तो देश की सुरक्षा और मेरी साख दोनों मिट्टी में मिल जाती। मैंने उसे अपने स्टडी रूम की तिजोरी में रखा था। तिजोरी का कोड सिर्फ मुझे पता था, या शायद मेरी लापरवाही से साहिल ने कभी देख लिया होगा। साहिल, जज साहब ने नफरत से कहा, वह जुए और सट्टे में बर्बाद हो चुका है। कल शाम वो मेरे पास आया था। उसने 5 लाख रुपए मांगे। उसका कोई उधार बाकी था। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उसे बहुत जलील भी किया। मैंने कहा कि वह मेरे नाम पर एक कलंक है। वो गुस्से में तमतमाता हुआ मेरे कमरे से निकल गया। जाते जाते उसने कहा, आप अपनी इस इज्जत और साख पर बहुत घमंड करते हैं ना पिताजी। कल सुबह तक यह साख नहीं बचेगी। मुझे लगा वो शराब के नशे में बड़बड़ा रहा है। अब कमरे में सन्नाटा था। बाहर बिजली कड़क रही थी। जज साहब ने पानी का ग्लास उठाया, लेकिन उसे पिया नहीं। फिर क्या हुआ जज साहब? अमन ने पूछा। रात के 2 बजे थे, जज साहब ने कहा। मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। मुझे स्टडी रूम से खटपट की आवाज़ आई। मेरा स्टडी रूम नीचे है। मुझे लगा शायद हवा से खिड़की खुल गई होगी। मैं नीचे गया। जैसे ही मैंने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में अंधेरा था। बस बिजली की चमक से रोशनी आ रही थी। वहां तिजोरी के सामने साहिल खड़ा था। तिजोरी का दरवाज़ा खुला पड़ा था। कमरे की बड़ी फ्रेंच खिड़की खुली थी, जहां से बारिश की बौछारें अंदर आ रही थी। और साहिल के हाथ में वो प्रोजेक्ट ब्लू वाली फाइल थी। लेकिन अमन साहब, जज साहब की आवाज़ भारी हो गई। उसके हाथ में सिर्फ फाइल का कवर था। अंदर के सारे जरूरी दस्तावेज गायब थे। वो खाली गत्ता पकड़े खड़ा था। अमन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या आपने उससे पूछा कि पन्ने कहाँ हैं? पूछा नहीं, मैं चिल्लाया, जज साहब बोले। मैंने उसका कॉलर पकड़ा। मैंने पूछा, कहाँ है वो कागज? क्या तूने उन्हें बेच दिया? क्या तूने उन्हें खिड़की से बाहर अपने किसी साथी को फेंक दिए? और उसने क्या कहा? अमन ने पूछा। जज साहब ने सिर झुका लिया। कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं। वह पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। उसकी आंखों में न पछतावा था, न डर, और ना ही कोई सफाई। वह बस मुझे देखता रहा। उसकी वो खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि वो मुजरिम है। मैंने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर ने उसकी तलाशी ली। उसके पास पन्ने नहीं मिले। पुलिस उसे ले गई। लेकिन मुझे डर है अमन साहब, मुझे डर है कि उसके वो पन्ने खिड़की से बाहर खड़े अपने किसी साथी को दे दिए होंगे। अगर वो पन्ने कल सुबह तक नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अमन ने अपनी डायरी बंद की और खड़ा हुआ। जूते पहन लो पिद्दू। एक बेटा जो अपने बाप से नफरत करता है रंगे हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन अपनी सफाई में एक शब्द नहीं बोलता। ये बात हजम नहीं हो रही।
खामोशी के पीछे अक्सर बहुत बड़ा शोर छुपा होता है। रात के 2 बज चुके थे। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन कोहरा अभी भी घना था। हम जस्टिस खन्ना की लंबी काली कार में बैठकर उनके सरकारी बंगले पहुंचे। यह बंगला लुटियंस दिल्ली के उस इलाके में था जहां रात को परिंदा भी पर नहीं मारता था। ऊंचे लोहे के गेट, घने पेड़ और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। गेट एक दुबले पतले आदमी ने खोला। उसने खाकी वर्दी पहन रखी थी और ठंड से ठिठुर रहा था। ये था घर का पुराना चपरासी, रामदीन। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों थी। हम अंदर दाखिल हुए। घर किसी म्यूजियम जैसा लग रहा था। महंगी पेंटिंग्स, पुराने कालीन और भारी फर्नीचर, लेकिन इसमें घर वाली गर्मी नहीं थी। जज साहब हमें सीधे स्टडी रूम की तरफ ले गए। यही वो जगह है, जज साहब ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ये एक विशाल कमरा था। चारों दीवारों पर कानून की मोटी मोटी किताबें सजी थीं। कमरे के बीच में एक भारी शीशम की मेज थी और कोने में एक स्टील की तिजोरी। तिजोरी का दरवाज़ा अभी भी आधा खुला था। अमन ने कमरे के बीच में खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब से एक लेंस निकाला और तिजोरी के पास गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अमन ने तिजोरी के लॉक को देखते हुए कहा। ना कोई खरोंच, ना कोई तोड़फोड़। इसे चाबी से या सही पासवर्ड डालकर खोला गया है। जज साहब, क्या साहिल को कोड पता था? जज साहब ने सिर हिलाया। शायद। मैंने एक बार उसके सामने तिजोरी खोली थी और उसकी याददाश्त बहुत तेज है। हो सकता है कि उसने देख लिया हो। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और उस बड़ी फ्रेंच खिड़की की तरफ बढ़ा जो बगीचे में खुलती थी। खिड़की का एक पल्ला खुला था और वहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। फर्श पर खिड़की के पास पानी की कुछ बूंदें थी, लेकिन कोई कीचड़ नहीं था। अमन ने मुझसे कहा, पिद्दू, टॉर्च जलाओ, हमें बाहर जाना होगा। हम खिड़की से बाहर बगीचे में कूदे। बाहर की जमीन गीली और दलदली हो चुकी थी। बारिश की वजह से मिट्टी कीचड़ बन गई थी। अमन ने टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली। वह झुककर इंच इंच जमीन देखने लगा। यहाँ देखो पिद्दू। अमन ने एक जगह इशारा किया। खिड़की के ठीक नीचे घास दबी हुई है और कीचड़ में ताजे निशान हैं। मैंने देखा, वहां जूतों के साफ निशान थे। कोई खिड़की तक आया था, वहां कुछ देर खड़ा रहा और फिर वापस बाउंड्री वॉल की तरफ भाग गया। अमन ने अपनी जेब से एक इंची टेप निकाला और उन निशानों को नापने लगा। जज साहब, अमन ने अंदर से ही आवाज़ दी, जरा खिड़की पर आइए। जज साहब खिड़की पर आए। क्या हुआ अमन साहब? साहिल का कद कितना है? अमन ने पूछा। वो लंबा है, जज साहब ने गर्व और दुख के मिले जुले भाव से कहा। 6 फुट 2 इंच। वो कॉलेज बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था। अमन खड़ा हो गया और अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी। 6 फुट का आदमी, यानी उसके पैर का साइज कम से कम 10 या 11 नंबर होना चाहिए। और जज का बेटा है तो जूते भी किसी अच्छे ब्रांड के ही होंगे।
अमन ने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली। लेकिन जज साहब, कीचड़ में ये जो निशान हैं, ये बमुश्किल 7 या 8 नंबर के हैं। बहुत छोटे पैर। और निशानों की बनावट देखिए, ये जूते बहुत घिसे हुए हैं। इनका सोल जगह जगह से सपाट हो चुका है। ये किसी सस्ते रबर के जूते, ये कैनवास शूज का निशान है। जज साहब चुप हो गए। उन्होंने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। आपका मतलब है वहां कोई और भी था? बिल्कुल, अमन ने कहा। साहिल के पैर इतने छोटे नहीं हो सकते। कोई बाहरी आदमी या कोई ऐसा शख्स खिड़की पर आया था जो साहिल नहीं है। थोड़ी देर बाद हम वापस कमरे के अंदर आए। अमन ने अपना गीला कोट उतारा। जज साहब, अमन ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। जब आपने रात के 2 बजे साहिल को यहां पकड़ा तो क्या वह भीगा हुआ था? जज साहब ने याद करने की कोशिश की। नहीं, उसने सिल्क का नाइट सूट पहना था और वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। क्या उसके बाल गीले थे? क्या उसके जूतों या चप्पलों पर कीचड़ था? अमन ने फिर से पूछा। नहीं, जज साहब ने पक्के तौर पर कहा। वो पूरी तरह से सूखा था। उसके पैरों में घर पर पहनने वाली स्लीपर्स थी, उन पर कोई कीचड़ नहीं था। अमन की आंखों में जीत की चमक आ गई। यही सबूत है जज साहब। देखिए, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर साहिल खिड़की से बाहर गया होता तो वो पूरी तरीके से भीग जाता और उसके पैरों में कीचड़ भी जरूर होता। अगर उसने सिर्फ खिड़की खोलकर किसी को फाइल पकड़ाई होती तो भी हवा की बौछार से उसका चेहरा और बाहें गीली होती। लेकिन वो सूखा था, जैसा आपने कहा। इसका मतलब साहिल इस कमरे से बाहर गया ही नहीं और ना ही उसने खिड़की के पास जाकर किसी को कुछ दिया। जज साहब अब उलझन में थे। तो फिर फाइल कहाँ गई और खिड़की खुली क्यों थी और वह वहां खड़ा क्या कर रहा था? वो वहां सिर्फ एक दर्शक था जज साहब, अमन ने कहा। चोरी किसी और ने की। कोई ऐसा जो बाहर से आया था, जिसके पैर छोटे हैं और जिसने सस्ते जूते पहने थे। वो आदमी खिड़की से आया, उसने फाइल ली और वापस चला गया। साहिल शायद वहां तब पहुंचा जब चोर भाग रहा था। लेकिन, जज साहब ने हताशा में कहा, अगर साहिल ने चोर को देखा था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की? वो चुपचाप जेल क्यों चला गया? अमन ने खिड़की बंद कर दी। यही तो हमें पता लगाना है। साहिल किसे बचा रहा है या किससे डर रहा है? पिद्दू, टॉर्च बंद मत करो। मुझे अब इस घर के अंदर मौजूद लोगों के पैरों में दिलचस्पी है। मुझे लगता है वो 8 नंबर के जूते वाला आदमी कहीं दूर नहीं गया है। वो शायद इसी घर में है। अमन स्टडी रूम से बाहर हॉल में आया। घर के 3 नौकर वहां सहमे हुए खड़े थे। एक रसोइया, एक माली और वो चपरासी रामदीन जिसने गेट खोला था। अमन ने सबको एक शिकारी की नज़र से देखा। जज साहब, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ ये 3 नौकर और मैं, जज साहब ने कहा। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। अमन उन नौकरों के पास गया। तुम सबने क्या पहना है? अमन ने उनके पैरों की तरफ इशारा किया। सबने चप्पलें पहन रखी थी। जूते कहाँ हैं? अमन ने कड़क आवाज में पूछा। साहब, वो तो हमने अपने क्वार्टर में उतार दिए, रसोइये ने कहा।
अमन ने मेरी तरफ देखा। पिद्दू, हमें इनके जूतों की तलाशी लेनी होगी, खासकर उन जूतों की जिन पर ताजी गीली मिट्टी और लाल बजरी लगी हो और जिनका नंबर 8 हो। मैंने देखा, कोने में खड़ा रामदीन ये सुनकर अपने पैरों को पीछे खींच रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। रात के 3 बज रहे थे। जज साहब के बंगले के हॉल में एक अजीब सा तनाव था। अमन ने तीनों नौकरों, रसोइया, माली और चपरासी रामदीन को एक कतार में खड़ा कर दिया था। जस्टिस खन्ना एक तरफ खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अमन क्या कर रहा है। अमन अपनी जेम्स बॉन्ड वाली काली किट, जो असल में सिर्फ मेरी सेविंग किट थी, उससे एक नीले रंग की शीशी निकाल लाया। उस पर कोई लेबल नहीं था। अमन ने बहुत ही गंभीरता से उस शीशी को हिलाया। जज साहब, अमन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। चोर बगीचे की गीली मिट्टी से होकर आया था और उस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अमन ने नौकरों की आंखों में देखा। ये एक जर्मन केमिकल है। अगर मैं इसे किसी भी जूते पर छिड़कूं और उस पर बगीचे की मिट्टी का एक भी कण हुआ, चाहे वो नंगी आंखों से ना दिखे, तो वो जूते तुरंत चमकदार नीले पड़ जाएंगे और वो नीला निशान कम से कम 1 हफ्ते तक नहीं मिटेगा। मैंने देखा कि रसोइया और माली के चेहरों पर कोई सिकन नहीं थी। वे बेफिक्र खड़े थे। लेकिन कतार के आखिरी छोर पर खड़ा रामदीन, उसके गले की नस फड़क रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची हुई थी। अमन ने घड़ी देखी। मेरे पास अभी 10 मिनट है। मैं बाहर गाड़ी से अपना यूवी लैंप लेकर आता हूँ। तब तक तुम सब अपने अपने क्वार्टर में जाओ और अपने जूते बाहर दरवाजे पर रख दो। मैं एक एक करके चेक करूँगा। तीनों नौकर जी साहब कहकर पिछले दरवाजे से निकल गए। जज साहब ने अमन से धीरे से पूछा, अमन जी, क्या सच में ऐसा कोई केमिकल होता है? अमन मुस्कुराया। पता नहीं जज साहब, लेकिन एक मुजरिम का डर दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल होता है और वो अपना असर जरूर दिखाएगा। पिद्दू, चलो, शिकार के जाल में फंसने का वक्त हो गया है। हम बंगले के पीछे हिस्से में गए, जहां सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे। बारिश अभी भी रिमझिम हो रही थी। हम एक पुराने नीम के पेड़ के पीछे छुप गए। 5 मिनट बीते। सन्नाटा था। रसोइया और माली अपने कमरों में जाकर सो गए या आराम करने लगे। उन्होंने अपने जूते बाहर नहीं रखे। शायद उन्हें यकीन था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन तीसरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर की रोशनी बंद थी। एक परछाई बाहर निकली। वो रामदीन था। वो दबे पांव चल रहा था। उसके हाथ में एक अखबार की पोटली थी। वो क्वार्टर के पीछे वाले गंदे नाले की तरफ बढ़ रहा था। यही है, अमन ने मेरे कान में फुसफुसाया। पिद्दू, तैयार रहो। रामदीन नाले के किनारे पहुंचा। उसने पोटली उठाई और फेंकने ही वाला था कि अमन ने अपनी टॉर्च जला दी। रोशनी की तेज धार सीधे रामदीन के चेहरे पर पड़ी। वो हड़बड़ाया और पोटली उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गई। रुक जाओ रामदीन, अमन की आवाज़ किसी कोड़े की तरह गूंजी। अगर वो जूते नाले में गए तो तुम जेल में जाओगे।
हम दौड़कर उसके पास पहुंचे। रामदीन कांप रहा था, जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। अमन ने नीचे झुककर वो अखबार की पोटली उठाई। अखबार हटाते ही अंदर से काले कैनवास के जूतों की एक जोड़ी निकली। जूते बहुत पुराने और घिसे हुए थे, और उनके तलवों में वही ताजी गीली लाल मिट्टी फंसी हुई थी जो जज साहब की खिड़की के नीचे थी। अमन ने जूतों को उल्टा करके देखा। एड़ी के पास लिखा था साइज 8, 8 नंबर। अमन ने कहा, वही साइज जो मुझे खिड़की के नीचे मिला था। क्यों रामदीन, क्या जज साहब की दी हुई तनख्वाह कम पड़ गई थी जो देश से गद्दारी करने चले थे? रामदीन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। साहब, साहब दया करो, मुझसे गलती हो गई। जज साहब भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने अपने पुराने वफादार नौकर को इस हाल में देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा तैर गया। रामदीन, तुम? मैंने तुम्हें 15 साल अपने घर का सदस्य माना, और तुमने? अमन ने रामदीन को खींच कर खड़ा किया और हम उसे वापस स्टडी रूम में ले आए। रामदीन अब पूरी तरह टूट चुका था। सच बताओ रामदीन, अमन ने पूछा, फाइल कहाँ है और पन्ने कहाँ हैं? रामदीन ने रोते हुए कबूल किया, साहब, मुझे एक आदमी ने फ़ोन किया था। उसने कहा था कि लाल फाइल के बदले 2 लाख रुपए देगा। मेरी बेटी की शादी थी साहब, मैं लालच में आ गया। कल रात जब सब सो गए तो मैं बगीचे के रास्ते से आया। खिड़की की कुंडी थोड़ी ढीली थी। मैंने उसे चाकू से खोल लिया। मैं अंदर घुसा। तिजोरी का कोड मुझे पता था। मैंने एक बार जज साहब को कोड डालते देख लिया था। मैंने तिजोरी खोली और वो लाल फाइल निकाल ली। मेरा काम हो गया था, मैं जाने ही वाला था। रामदीन रुका और उसने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ? अमन ने पूछा। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। छोटे मालिक यानी कि साहिल पानी पीने नीचे आ रहे थे। उन्होंने मुझे देख लिया। मैं भागने लगा, लेकिन उन्होंने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों के बीच छीना झपटी हुई। उन्होंने फाइल का एक सिरा पकड़ा और मैंने दूसरा। जोर आजमाइश में फाइल फट गई। फाइल का मोटा गत्ता छोटे मालिक के हाथ में रह गया और अंदर के सारे जरूरी पन्ने मेरे हाथ में आ गए। मैं डर गया था। मैंने पन्ने अपनी जेब में ठूंसे और उन्हें धक्का देकर खिड़की से कूद कर भाग गया। जब जज साहब ये सुनकर सन्न रह गए, वे कुर्सी पर धम्म से बैठे। इसका मतलब, जज साहब ने बुदबुदाते हुए कहा, साहिल ने चोरी नहीं की थी। वो चोरी रोक रहा था, वो मुजरिम नहीं। अमन ने रामदीन की आंखों में देखा। एक मिनट रुको रामदीन, तुमने कहा साहिल ने तुम्हें देख लिया था? जी साहब, रामदीन ने कहा। कमरे में बिजली कड़की। रोशनी में उन्होंने मेरा चेहरा साफ देखा था और मैंने उनका। वो पहचान गए थे कि मैं रामदीन हूँ। अमन की आवाज़ अब बहुत धीमे और खतरनाक हो गई। अगर साहिल ने तुम्हें पहचान लिया था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया? जब जज साहब नीचे आए और साहिल को फाइल के कवर के साथ पकड़ा तो साहिल ने ये क्यों नहीं कहा, पिताजी, चोर रामदीन है। वो पन्ने लेकर भाग गया। वो चुप क्यों रहा? उसने एक चोर को भागने क्यों दिया और खुद इल्जाम क्यों ले लिया?
रामदीन ने नजरें झुका ली। वो कुछ छुपा रहा था। मुझे नहीं पता साहब। मुझे लगा वो पुलिस को बता देंगे। मैं तो भागकर अपने कमरे में छुप गया था। लेकिन जब पुलिस आई और छोटे मालिक को ले गई तो मैं भी हैरान था। अमन ने जज साहब की तरफ देखा। जज साहब, मामला अब चोरी का नहीं रहा, मामला अब ब्लैकमेल का है। साहिल ने रामदीन को इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उसे रामदीन से प्यार था। उसने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि रामदीन के पास साहिल की कोई कमजोरी है, कोई ऐसा राज जिसके डर से साहिल ने अपनी जुबान सी ली। अमन ने रामदीन के करीब जाकर कहा, पिद्दू, पुलिस को अभी मत बुलाना। पहले हमें रामदीन के कमरे की असली तलाशी लेनी है। जूतों के अलावा वहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो फाइल के पन्नों से भी ज़्यादा कीमती है। रामदीन का कबूलनामा सुनने के बाद हम उसे लेकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़े। जज साहब हमारे साथ थे। उनके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक गहरी चिंता थी। रामदीन का कमरा बहुत छोटा और सीलन भरा था। एक कोने में लोहे का बक्सा, एक खूंटी पर टंगे कुछ पुराने कपड़े और जमीन पर बिछा एक मैला कुचैला गद्दा। अमन ने कमरे के बीच में खड़े होकर चारों तरफ नजर घुमाई। पिद्दू, तलाशी लो, उस बक्से को देखो और उन बर्तनों को भी। मैंने और वहां मौजूद एक कांस्टेबल ने पूरा कमरा छान मारा। लोहे के बक्से में सिर्फ फटे पुराने कपड़े और कुछ बीड़ियां मिली। आटा दाल के डिब्बों में भी कुछ नहीं था। 15 मिनट बीत बीत गए, कुछ नहीं मिला। रामदीन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर कम और एक अजीब सी राहत दिख रही थी। उसे लग रहा था कि उसका राज अभी भी सुरक्षित है। जज साहब अधीर हो गए। अमन जी, शायद इसने पन्ने कहीं बाहर फेंक दिए हैं, यहाँ कुछ नहीं है। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कमरे में बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसकी नजरें जमीन पर बिछे उस पुराने गद्दे पर थी। अमन उस गद्दे के पास घुटनों के बल बैठ गया। वो गद्दा इतना गंदा था कि उसे छूने का भी मन नहीं कर रहा था। रामदीन, अमन ने गद्दे के एक कोने को छूते हुए पूछा, तुम्हें सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है? रामदीन हड़बड़ा गया। जी नहीं, नहीं साहब। अजीब है। अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी गद्दे के किनारे पर डाली। पिद्दू, यहाँ देखो, यह गद्दा बरसों पुराना है। इसका कपड़ा मटमैला हो चुका है। इसकी सिलाई भी पुरानी है, जिसका धागा ग्रे पड़ चुका है। लेकिन अमन ने उंगली रखकर दिखाया, इस दाएं कोने पर करीब 6 इंच की सिलाई एकदम ताजी है और इसमें जो धागा इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल सफ़ेद और नया है। ऐसे लगता है किसी ने जल्दबाजी में कांपते हाथों से इसे दोबारा सिलाया। अमन ने अपनी जेब से एक छोटी सी नाइफ निकाली। रामदीन चिल्लाया, नहीं साहब, वो फट गया था तो सिला था। अमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चर्र, चाकू चलने की आवाज़ गूंजी। अमन ने गद्दे का वो कोना चीर दिया। उसने अपना हाथ रुई के अंदर डाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें अटकी हुई थी। अमन ने अपना हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में दो चीजें थीं। एक, वो फटे हुए कागज जो फाइल से गायब थे, और दूसरी एक छोटी पुरानी चमड़ी की जिल्द वाली पीली डायरी।
अमन ने वो कागज जज साहब की तरफ बढ़ा दिए। लीजिए जज साहब, प्रोजेक्ट ब्लू के दस्तावेज। देश अब सुरक्षित है। जज साहब ने कांपते हाथों से वो कागज लिए। उनके चेहरे पर अब एक सुकून आया, लेकिन उनकी नजरें अब उस पीली डायरी पर अटकी थी जो अमन के दूसरे हाथ में थी। अमन ने डायरी को पलटा। ये डायरी साहिल की नहीं है, अमन ने कहा। इस पर साल लिखा है 1995। तब साहिल शायद 5 साल का रहा होगा। अमन ने डायरी का पहला पन्ना खोला और पढ़ा। आज मैंने फैसला सुनाया, लेकिन क्या वो न्याय था या मेरा स्वार्थ? जज साहब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वे आगे लपकी और अमन के हाथ से डायरी ले ली। ये ये मेरी डायरी है। ये यहाँ कैसे आई? अमन ने रामदीन की तरफ देखा, जो अब जमीन पर गिर चुका था। रामदीन, अमन ने सख्त आवाज में पूछा, ये डायरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुमने इसे कब चुराया था? रामदीन ने सुबकते हुए बताया, साहब, मैं पिछले 15 साल से आपके घर की सफाई कर रहा हूँ। 2 साल पहले दिवाली की सफाई में मुझे ये डायरी रद्दी के ढेर में पीछे मिली थी। मैंने इसे खोल कर पढ़ा। मुझे समझ आ गया कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसमें जज साहब के कुछ ऐसे राज थे, कुछ ऐसे पुराने फैसले। रामदीन चुप हो गया। अमन ने उसकी बात पूरी की। कुछ ऐसे राज जो अगर बाहर आ जाते तो मिस्टर खन्ना की ईमानदार जज वाली छवि हमेशा के लिए मिट जाती। उनका करियर, उनकी पेंशन, उनकी इज्जत, सब खत्म हो जाता। सही कहा ना? जज साहब ने सिर झुका लिया। वो डायरी उनके अतीत का एक काला अध्याय थी जिसे वे भूल चुके थे। तो कल रात क्या हुआ था रामदीन? अमन ने फिर से पूछा। साहिल चुप क्यों रहा? रामदीन बोला, जब मैं फाइल चुरा रहा था, साहिल बाबा ने मुझे पकड़ लिया। तो वो मुझे पुलिस को देने ही वाले थे। उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ दिया था। तब तब मैंने अपनी जेब से ये डायरी निकाली। मैंने उनसे कहा, छोटे मालिक, अगर आपने मुझे पुलिस को दिया तो मैं पुलिस को ये डायरी भी दे दूंगा। मैं सबको ये बता दूंगा कि आपके पिता महान जस्टिस खन्ना असल में क्या है। उनकी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। अखबार वाले उन्हें नोच खाएंगे। रामदीन की आवाज कांप रही थी। ये सुनते ही साहिल बाबा की पकड़ ढीली हो गई। वो सन्न रह गए। मैंने उनसे कहा, मुझे जाने दो और जो फाइल फट गई है उसका इल्जाम अपने सिर ले लो। अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे पिता को बर्बाद कर दूंगा। साहिल बाबा ने डायरी देखी, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा, निकल जाओ यहां से, और ये डायरी कभी बाहर मत निकालना। वो मुझे जाने देने को तैयार हो गए, सिर्फ अपने पिता की बदनामी रोकने के लिए। ये सुनकर कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। जज साहब, जो अभी तक अपनी साख और इज्जत के लिए परेशान थे, अब दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, जज साहब धीरे से बोले, मैंने उसे क्या नहीं कहा? मैंने उसे नालायक कहा, कलंक कहा, चोर कहा। मैंने उसे जेल भेज दिया, और वो मेरी उस इज्जत को बचा रहा था जो शायद बचाने लायक भी नहीं थी। उसने अपनी आज़ादी दे दी सिर्फ इसलिए कि मेरा सिर न झुके।
अमन ने जज साहब के कंधे पर हाथ रखा। जज साहब, साहिल जुआरी हो सकता है, बिगड़ैल हो सकता है, लेकिन कल रात उसने जो जुआ खेला उसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और वो जीत भी गया। उसने एक बेटे का फर्ज निभाया। अब आपकी बारी है एक पिता का फर्ज निभाने की। जज साहब ने अपने आंसू पोंछे और सीधे खड़े हुए। उनकी आंखों में एक नया निश्चय था। चलिए अमन जी, पहले पुलिस स्टेशन, साहिल को घर लाना है। रात का वो तूफान अब थम चुका था। सुबह की पीली धूप दिल्ली की गीली सड़कों पर बिखर रही थी, लेकिन जज साहब की लंबी काली कार में अभी भी खामोशी थी। हम पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। जस्टिस खन्ना पिछली सीट पर बैठे थे। उनकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन उनके हाथ अपनी गोद में रखी उस पीली डायरी पर कसकर जमे हुए थे। अमन ने चुप्पी तोड़ी। जज साहब, एक अपराधी को सजा देने से ज्यादा मुश्किल काम होता है एक बेगुनाह से माफी मांगना। क्या आप तैयार हैं? जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल वो मुझे शहर के सबसे सख्त जज नहीं, बल्कि एक थके हुए, हारे हुए पिता लग रहे थे। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने जैसे ही जज साहब को देखा, वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और सैल्यूट मारा। सर, आप यहाँ सुबह सुबह? जज साहब ने हाथ के इशारे से उसे रोका। मेरे बेटे का लॉकअप खोलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर हैरान था, लेकिन उसने चाबी घुमाई। खट खट। लोहे का दरवाज़ा खुला। अंदर एक कोने में जमीन पर बिछी चटाई पर साहिल बैठा था। उसके कपड़े अब भी वही सिल्क के नाइट सूट थे, जो अब मैले हो चुके थे। वो घुटनों में सिर दिए बैठा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वो खड़ा हो गया। वह डर रहा था। उसे लगा शायद पिताजी फिर से उसे डांटने आए हैं। पिताजी, साहिल की आवाज़ बैठी हुई थी। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आपकी डायरी की बात। जज साहब ने अपनी छड़ी एक तरफ फेंक दी। वे तेज कदमों से आगे बढ़े और साहिल को अपनी बाहों में भर लिया। साहिल सन्न रह गया। जिस पिता ने पिछले 10 साल से उसे ढंग से गले नहीं लगाया था, आज वो उसे ऐसे भींच रहा था जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। मुझे माफ कर दे बेटे। जज साहब की भरी आवाज, जो कोर्ट रूम में गूंजती थी, आज रुंध गई थी। उनकी आंखों में आंसू बहकर साहिल के कंधों को भिगो रहे थे। मैं कानून की किताबें पढ़ता रहा, लेकिन तेरा चेहरा नहीं पढ़ पाया। तूने मेरे गुनाहों को ढकने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और मैं तुझे चोर समझता रहा। साहिल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से पिता की पीठ पर हाथ रखा। आप मेरे पिता हैं। आपकी पगड़ी कैसे उछलने देता? मुझे पता था कि वो डायरी बाहर आई तो आप टूट जाएंगे। साहिल ने जज साहब के हाथ में वो पीली डायरी देखी। उसका चेहरा फिर से डर से पीला पड़ गया। पिताजी, साहिल ने धीरे से पूछा, ये डायरी, ये मिल गई? अब इसका क्या होगा? रामदीन ने कहा था इसमें आपके पुराने। साहिल रुक गया। जज साहब ने उस डायरी को देखा। 20 साल पुराना पाप उनके हाथों में था। मैंने सोचा
शायद वे अब लाइटर मांगेंगे और इसे यहीं जला देंगे। सबूत खत्म, डर खत्म। लेकिन जज साहब ने जो किया, उसने मेरा और अमन का दिल जीत लिया। जज साहब ने वो डायरी अपनी कोट की भीतरी जेब में रख ली, बहुत संभाल कर। नहीं बेटा, उन्होंने साहिल के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, इस डायरी को जलाना आसान होता, लेकिन अगर मैंने इसे जला दिया तो मेरा बेटा आज भी एक कायर का बेटा कहलाएगा। तुमने मुझे बचाने के लिए सच छुपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें बचाने के लिए सच का सामना करूंगा। साहिल हैरान था। आप क्या करने वाले हैं? जज साहब ने सीधे खड़े होकर कहा, मैं अभी सीधे चीफ जस्टिस के घर जा रहा हूं। मैं ये डायरी उन्हें सौंप दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि 20 साल पहले एक युवा वकील के रूप में मैंने कुछ गलतियां की थी। मैं जांच की मांग करूंगा। लेकिन पिताजी, साहिल चिल्लाया, आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, लोग क्या कहेंगे? जज साहब मुस्कुराए, एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान। मेरी नौकरी जा सकती है साहिल, शायद मेरी बदनामी भी होगी, लेकिन कम से कम जब मैं आईने में देखूंगा तो मुझे एक ऐसा बाप दिखाई देगा जो अपने बेटे की कुर्बानियों के लायक बन सका। तेरी रिहाई के कागज तैयार हो रहे हैं। रामदीन को सजा मिलेगी और मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आधे घंटे बाद साहिल पुलिस स्टेशन से बाहर आया। खुली हवा में रामदीन को हथकड़ी लगाकर अंदर ले जाया जा रहा था। उसने एक बार मुड़कर साहिल को देखा, लेकिन साहिल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जज साहब अपनी कार में बैठकर चीफ जस्टिस के घर की तरफ निकल गए, अपना सब कुछ खोने के लिए, लेकिन अपना जमीर वापस पाने के लिए। अमन और मैं अपनी पुरानी जीप में वापस दफ्तर आ रहे थे। धूप अब खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अमन से पूछा, अमन, क्या जज साहब ने सही किया? वो डायरी जला भी तो सकते थे, किसी को पता नहीं चलता। अमन ने अपनी वायलिन केस पर हाथ फेरा। पिद्दू, सबूत जलाए जा सकते हैं, लेकिन सच नहीं। अगर वो डायरी जला देते तो वो जिंदगी भर रामदीन जैसे लोगों से डरते रहते। आज उन्होंने उस डर को जला दिया। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। कानून की किताबों में लिखा है कि सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है, लेकिन आज हमने सीखा कि सच बोलने से ज़्यादा हिम्मत सच को स्वीकारने में लगती है। जस्टिस खन्ना ने आज अपनी कुर्सी खो दी होगी, लेकिन अपना बेटा हमेशा के लिए पा लिया। गाड़ी सिग्नल पर रुकी। चलो पिद्दू, अमन ने कहा, एक कड़क चाय पिलाओ, ये केस बंद हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।